नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, लास्ट क्लासेस के अंदर हमने इकोनॉमी की सीरीज में सरकार के डेफिसिट्स, सरकारी घाटों के बारे में जाना था। सरकार के दो बहुत इंपॉर्टेंट घाटे होते हैं जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक का नाम है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, ये हमने जान लिया था। दूसरा और इंपॉर्टेंट होता है जिसे समझना बहुत कठिन था, लेकिन मैंने आपको बहुत आराम से सारी बातें समझाई थी। उसका नाम था फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। चलिए साथियों, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे के बाद में तीन और इंपॉर्टेंट सरकार के डेफिसिट्स बार बार एग्जाम में आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में डिस्कस किए जाते हैं। चलिए उनकी चर्चा करते हैं। उनके फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, और जब मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के डेटा पढ़ाऊंगा तब कुछ डेटा भी, कुछ फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखने होंगे। साथियों, बोर्ड पर आपको देखने मिल रहा है यहां पर बजट घाटा या बजट डेफिसिट। एक बार अगर हम रिकेप करें तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, सरकार की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू इनकम को माइनस करेंगे, तब सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा सामने आता है। सरकार की जब आप कुल व्यय माइनस कुल आय कर दोगे, अच्छा सरकार का बजट कैसे बनता है भैया? इनकम से, एक्सपेंडिचर से। सरकार की इनकम दो प्रकार की होती है, खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं। तो उसी आधार पर जब देश के अंदर सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो राजस्व यानी रेवेन्यू हो, चाहे वो पूंजीगत या कैपिटल हो, जब सरकार के पूरे खर्च में से सरकार की टोटल इनकम, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, सरकार की कुल आय को माइनस किया जाता है, तब उस समय जो घाटा आपको देखने मिलता है उसका नाम है बजट घाटा। साथियों, बजट घाटा और राजकोषीय घाटे में अंतर है। राजकोषीय घाटे में टोटल एक्सपेंडिचर में से सरकार की बिना उधार वाली इनकम के अलावा सारी प्राप्तियों को, सारी इनकम को शामिल किया जा रहा था। उसका फॉर्मूला था सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेब्ट सरकार की इनकम के माध्यम से फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला सामने आ रहा था। लेकिन यहां पर कुल प्राप्तियों की बात की जा रही है। कुल प्राप्तियों में, टोटल कमाई में, चाहे हम अपनी संपत्ति बेचकर पैसा कमा रहे हो चाहे उधार लेकर पैसा कमा रहे हो, तो भैया एक प्रश्न आता है कि बजट घाटे के अंदर कुल व्यय माइनस कुल आय में टोटल इनकम में क्या उधार को, डेब्ट को, लोन लेने को एक्सेप्ट किया जाएगा? आंसर है हाँ। कुल आय का मतलब सरकार की टोटल इनकम, चाहे वो कैसे भी सरकार प्राप्त कर रही हो। तो टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर के मैनेजमेंट को देखने के लिए या मिस मैनेजमेंट से जो आपको डेफिसिट देखने मिलेगा, उसका नाम है बजट घाटा। असल में कहानी क्या है, पहले कहानी को समझो। अगर आप कहानी समझ गए तो ये डेटा या ये घाटा आपको समझना आसान हो जाएगा। सरकार सबसे पहले जब बजट बनाती है, तो मैंने आपको बताया था, सरकार बजट बनाने समय सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर को एक पन्ने पर लिखती है, अपने खर्चों को लिखती है, और उसके बाद इन खर्चों के आधार पर सरकार अपनी इनकम का प्रयास करती है, टैक्स लगाती है और पैसा कमाती है। मैंने आपको बताया, मान के चलो सरकार की टोटल इनकम है 100 रुपए, तो सरकार फिर टैक्स लगाकर रेवेन्यू रिसीव करेगी, अपनी संपत्ति बेचकर पैसा कमाएगी। मान के चलो सरकार कुल मेहनत से केवल 80 रुपए कमा पाती है बिना उधार के, तो 100 माइनस 80, यहां पर आपको देखने मिल रहा है 20 रुपए, और इसी 20 रुपए को फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर कुल व्यय माइनस बिना उधार की आय के माध्यम से हम अपने घाटे को निकाल रहे हैं। इसे अपन बोल रहे हैं राजकोषीय घाटा, ये बताया था मैंने आपको। अब साथियों समझना, फिस्कल डेफिसिट कितना है यहां पर? 20 रुपए। तो एक प्रश्न यहां पर आता है कि जब सरकार 80 ही रुपए कमा पाएगी, तो सरकार 100 रुपए खर्च कैसे कर सकती है? भैया जैसे मैं आप सभी से कहूं कि साथियों मेरी मंथली इनकम है 15,000 रुपए, लेकिन मैं तो 20,000 रुपए महीना खर्च करता हूं। आप लोग पक्की बातें मुझे पगला समझोगे? अरे भैया, मेरी जेब में जब 10,000 रुपए पड़े हुए हैं या 15 पड़े हुए हैं, तो क्या मैं 20,000 रुपए खर्च कर सकता हूं? नहीं कर सकता। उसी प्रकार सरकार बजट में कह रही है कि हमारी जो खर्चे की बात है वो है 100 रुपए, और हम इनकम कितना कर रहे हैं? 80 रुपए। ऐसा ही भारत की सरकार पहले किया करती थी। जब आप इंदिरा गांधी का समय पढ़ोगे, तब इंदिरा गांधी के समय बजट को ब्लैक बजट कहा जाता था, क्योंकि जब भारत सरकार बजट लाती थी तो बजट में खर्चा उसे करना है 1 लाख रुपए का, और इनकम हो रही 70,000 रुपए की। तो जनता कहती क्या मूर्खपना चल रहा है भैया, तुम्हारी इनकम कम है और तुम खर्चे करने के बड़े बड़े दावा कर रहे हो। अरे भैया, जिस बजट के ही अंदर इनकम कम, एक्सपेंडिचर अधिक है, उसी को देश के अंदर मीडिया ने
और जनता ने घाटे का बजट या ब्लैक बजट कहना स्टार्ट कर दिया। मेनली यहां पर जो शब्द सबसे ज्यादा फेमस हुआ उसका नाम था डेफिसिट बजट या घाटे का बजट, कि भारत सरकार जब भी बजट लाती है तब उसकी इनकम कम हो रही है लेकिन खर्च ज्यादा करने की बात करती है। तो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है भैया, सरकार तो घाटे में इस देश को ले जा रही है, गड्ढे में ले जा रही है, और ये बजट है घाटे का बजट। तब हमारे देश के अंदर थोड़े समय के बाद में एक प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब ये सारी बातें सुनते हैं कि भारत की सरकार घाटे का बजट लाती है, जब बजट संसद में पेश होता है तो उसमें खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जनता के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तुम खर्चा कैसे कर लोगे। तब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम अमेरिकन कॉन्सेप्ट को इस देश के अंदर अपनाते हैं, और अमेरिकन कॉन्सेप्ट को अपनाने के चलते हम लोग भारत के अंदर बैलेंस्ड बजट की अवधारणा को अपनाएंगे, संतुलित बजट की अवधारणा को अपनाएंगे। आप बोलोगे भैया सर ये संतुलित बजट क्या होता है, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा संतुलित बजट का मतलब है जब बजट आएगा उसमें 1 रुपए का भी घाटा नहीं होगा, यानी शून्य बजट घाटा, जीरो डेफिसिट बजट ही वास्तव में बैलेंस बजट माना जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो मेरा खर्चा 100 रुपए होगा, अगर मुझे खर्चा 120 रुपए करना है तो मेरी इनकम भी 120 होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे खर्चा करना है 120 का और मैं अपनी इनकम बता रहा हूं मात्र 100 रुपए। जनता बेवकूफ समझती है, जनता पगली समझती है जब सरकार अपनी इनकम कम और अपने खर्चे बताती है ज्यादा। तो साथियों वास्तव में पहले की सरकार जब बजट लाती थी तो बजट में ही अपने आप क्या था भैया, बजट घाटा, इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है। मनमोहन सिंह सरकार ने कहा बजट घाटा होना चाहिए शून्य, मतलब सरकार जितना खर्चा करेगी सरकार उतनी आय प्राप्त करेगी, आय और व्यय में 1 रुपए 1 पैसे का भी अंतर नहीं होना चाहिए। तब जाके इस देश की जनता का, इस देश के सिस्टम का हमारे ऊपर भरोसा रहेगा। तो बजट ठीक ठाक ढंग से बनाना है, और बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट का मतलब है कुल व्यय और कुल आय के बीच अंतर कितना है, ये 0 होना चाहिए भैया, इसी को आप बैलेंस बजट कहोगे। तो प्रश्न आता है कि सरकार ने बैलेंस बजटिंग करना कैसे स्टार्ट करी, कैसे मनमोहन सिंह जी ने रातों रात देश के अंदर संतुलित बजट की अवधारणा को अपना लिया। वास्तव में मनमोहन सिंह जी ने या कोई भी सरकार जो वर्तमान में काम करती है वो क्या काम करती है, सबसे पहले जो मैंने आपको भी बताया ना कि सरकार सबसे पहले क्या करती है, बजट तैयार करती है, अपने खर्चे लिखती है और अपनी आय लिखती है, और जैसे ही व्यय और आय के बीच में आपको 20 रुपए का अंतर देखने मिलता है कि सरकार के पास इनकम कम है खर्चा ज्यादा है, इसी को वो बोलती है राजकोषीय घाटा। और जितना सरकार के पास राजकोषीय घाटा होता है सरकार इतने ही रुपए का उधार ले लेती है। और साथियों वास्तव में बजट घाटे के अंदर कुल व्यय माइनस कुल आय की बात की जाती है, और उधार को टोटल रिसिप्ट कुल आय के अंदर शामिल किया जाता है। मान के चलो 80 रुपए हमारी इनकम थी, 20 का हमने उधार लिया, अब बताइए हमारी कुल इनकम कितनी हो गई, 100 रुपए, हमारा कुल खर्च कितना है 100 रुपए, तो 100 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, मतलब बजट घाटा हो जाता है शून्य। वास्तव में साथियों सरकार इस देश के अंदर संतुलित बजट को लाने के लिए, बैलेंस बजट को लाने के लिए, शून्य घाटा करने के लिए उधार लेती है हर साल। ये मजे की बात है और ये पीछे की बात है, छुपी हुई बात है, इसको सारे लोग नहीं पढ़ पाते। वास्तव में कोई संतुलित बजट की अवधारणा नहीं है, देश की सरकार पक्की बात है इनकम कम करती खर्च अधिक करती है, केवल दिखावा करने के लिए देखो हम बैलेंस बजट ला रहे हैं, सरकार उतना उधार ले लेती है और उधार के माध्यम से अपना काम चलाती हो। वास्तव में साथियों और मामला क्या होता है, जब देश की सरकार ने फिस्कल डेफिसिट जितना उधार लिया, अपना बजट को बैलेंस कर दिया, तब से लेकर आज तक 2026 तक 2027 में भी जो बजट आएगा उसमें भी आपको यही अवधारणा देखने मिलेगी, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर बन चुका है देश का, मीडिया का, कि घाटा नहीं होना चाहिए। तो चलो ये घाटा तो वर्तमान में आपको बार बार एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि सरकार ने इसका पूरा मुद्दा खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्तमान में तो बजट घाटा 1 रुपए का भी नहीं होता। हाँ राजकोषीय घाटा होता है, क्योंकि राजकोषीय घाटा ही तो हमको बताएगा कि इस घाटे को 0 करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कितना उधार चाहिए। इसलिए प्रश्न कहां से आएगा, राजकोषीय घाटे से। प्रश्न कहां से आएगा, राजस्व घाटे से। बजट घाटे से या तो मेंस में क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आमतौर पर चर्चा नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि बजट घाटा 0 होता है, सरकार ने कॉन्सेप्ट लागू कर दिया,
अमेरिका से लिया है। और मैं आपको सन बता दूं, 2003-4 के आसपास में भारत सरकार इस बैलेंस बजट की अवधारणा को लागू कर रही है। चलिए साथियों, उसके अलावा दो और बजट हैं जो बार बार एग्जाम में जिनके फॉर्मूले आते हैं। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का आप पेपर देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको दो क्वेश्चन इन जगह से देखने मिलेंगे, केवल घाटों से देखने मिलेंगे, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन से। हम उनको भी अगली क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। चलिए पहले सॉल्व करने के पहले ध्यान से पढ़िए प्राथमिक घाटे का मतलब क्या है। साथियों, मैंने कुछ समय पहले आपको राजकोषीय घाटे का मतलब समझाया। राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट, कुल व्यय माइनस बिना उधार वाली आय। बस इतना ध्यान रखो कि राजकोषीय घाटे की उधार से कुछ दुश्मनी है, तो उधार से प्राप्त होने वाली आय को शामिल नहीं करना है। बाकी कुल आय माइनस कुल व्यय रख दोगे बजट घाटे जैसी, तो क्या निकल जाएगा? राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा आपने निकाल लिया, मान के चलो जितना भी आया 20, 30, 40, 100 रुपए जो भी आता है, एक्स अमाउंट आपने मान लिया। साथियों, जितना भी मान के चलो, अगर हमारे पास 100 रुपए राजकोषीय घाटा है, तो भारत सरकार उतना ही उधार लेगी अपने जीवन में बजट घाटे को जीरो करने के लिए। ये बात भी आप लोग जान पा रहे हो? नहीं जान पा रहे तो रुक के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको वापस चीजें क्लियर कराऊंगा। जितना राजकोषीय घाटा है उतना हम उधार ले लेते हैं। बता दो भैया, जितना हम उधार लेंगे, क्या उधार के ऊपर हमको ब्याज भी देना पड़ेगा? कोई मुफ्त में तो हमको उधार दे नहीं देगा, थोड़ा कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो लोन लिया है तो लोन तो चुकाना ही चुकाना है, बल्कि ब्याज भी चुकाना है। तो कितना लोन और लोन के ऊपर कितना ब्याज है, इन दोनों के रिलेशन को जानने के लिए एक नया घाटा हमने निकालना स्टार्ट किया। उसका नाम था प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट्स। वास्तव में प्राथमिक घाटा निकालने के लिए पहले राजकोषीय घाटा निकालो, और राजकोषीय घाटा निकालने के बाद भारत सरकार एक वित्तीय वर्ष में जितना ब्याज का पेमेंट करती है, एक साल में अपने उधार का जितना ब्याज बांटती है, उस ब्याज के अमाउंट को लिख दो। मतलब राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान आप जब करोगे, तब आपको जो घाटा देखने मिलेगा उसका नाम होगा प्राथमिक घाटा। तो सीधी बात, राजकोषीय घाटा और राजकोषीय घाटा के उधार के ऊपर आपने कितना ब्याज बांटा है, या भारत सरकार कितना उधार पर अपने इंटरेस्ट का पैसा फिजूल खर्ची कर रही है। और साथियों, आप सभी को पता है ब्याज का भुगतान करना बहुत मजेदार काम नहीं है। ब्याज का भुगतान सरकार का राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ठीक नहीं होता। इसलिए ऐसे भुगतान को समझने के लिए कितना ज्यादा है कितना कम है, हम प्राथमिक घाटे को निकालते हैं। तो मैं ये आशा कर रहा हूं कि आपको राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तो डिटेल में पता होना चाहिए, लेकिन अगर इसका आप समीकरण भी ध्यान रख लोगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। आप यूपीएससी के लास्ट ईयर का क्वेश्चन बना पाओगे। बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। समझ पा रहे हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखो। प्राथमिक घाटे को अपन बोलते हैं पीडी। पीडी इज इक्वल्स टू एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप करोगे तो आपको प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट देखने मिलेगा, समझ में जाएगा। साथियों, अगला और लास्ट आपको एक और घाटा देखने मिल रहा है, उसका नाम है प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सर ये क्या होता है प्रभावी राजस्व घाटे का मतलब क्या? राजस्व घाटा तो हमको समझ में आता है कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, इंग्लिश में बोल देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। तो वास्तव में रेवेन्यू वाला मामला तो हमको समझ में आता है क्योंकि आपने बता दिया है, लेकिन ये प्रभावी का मतलब क्या? तो साथियों, कुछ कंफ्यूज मत हो, पहले समीकरण को याद कर लो, फिर समझते रहना सारी कहानी। सबसे पहले तो आपको जो पता है आप वही करो। सबसे पहले आप क्या निकालो? राजस्व घाटा निकालो। कैसे निकालोगे? राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? राजस्व घाटे को निकाल लेना है, जितना भी आएगा यहां पर लिख देना है। राजस्व घाटे का जो फॉर्मूला के माध्यम से आपने जो रेवेन्यू डेफिसिट ज्ञात किया, उसमें से बस आपको एक चीज माइनस कर देना है। जैसे ही आप वो चीज माइनस करोगे, आपके पास में प्रभावी राजस्व घाटा या शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, आपके हाथों में आ जाएगा। सर क्या माइनस करना है? अब वो क्या माइनस करना है थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे देश में हम चुन के बनाते हैं देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, हम ही देश के अंदर राज्य के अंदर बनाते हैं राज्यों की राज सरकार। अरे भैया, राज्यों में कभी ना कभी बाढ़, आपातकाल, चक्रवात कुछ तो आते होंगे। जब आपातकाल आते हैं तो राज्य के सीएम कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ ना कुछ सहायता दो, वित्तीय सहायता दो। और याद करो साथियों, मैंने बताया था जब केंद्र सरकार राज्य को ग्रांट देती है, अनुदान देती है, तो वो सरकार का राजस्व खर्च माना जाता है। मतलब ऐसा खर्च जो वापस नहीं आने वाला। हमने योगी जी को दिया कि देखो भैया अपनी जनता को थोड़ा ठीक रख लेना, अनुदान दे देना, कुछ दिक्कत आ गई, बाढ़ आ गई है,
तो उस सेटलमेंट के लिए हम लोग पैसे देते हैं। हम लोग मतलब हम केंद्र सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं। जैसे ही हमने योगी जी को पैसा दिया, ऐसा खर्च हमारा राजस्व खर्च या कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। कभी कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार को जब अनुदान देती है, तो ये राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कभी कभी प्रॉपर्टी क्रिएट करती है, संपत्ति का सृजन करती है। जैसे मान के चलो बाढ़ आने से, कुछ भी दिक्कत आने से पुल की क्षति हो गई, घरों की क्षति हो गई, कुछ सार्वजनिक संपत्ति की क्षति हो गई, तो जो सरकार, मोदी सरकार योगी जी को पैसा देगी, तो योगी जी इससे क्या करेंगे, इस पैसे से संपत्ति का सृजन कर लेंगे। इसे कहा जाता है केंद्र के द्वारा राज्य को दिया जाने वाला संपत्ति निर्माण हेतु अनुदान। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को दिया जाने वाला कैपिटल फॉर्मेशन का ग्रांट, ये पूरा नाम आपको देखने मिलता है। तो साथियों वास्तव में क्या होगा, मान के चलो 2026 में एकदम से कोई दिक्कत आई उत्तर प्रदेश में और सरकार ने राज्य को अनुदान दिया। अब जब मोदी जी ने राज्य को अनुदान दिया, तो मोदी जी का जो खर्चा है, व्यय है, इस साल एकदम से बढ़ गया। जब खर्चा एकदम से बढ़ गया, तो आप सभी को पता है खर्चा अधिक होगा तो राजस्व घाटा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम एक चार्ट के माध्यम से ये एनालाइज कर रहे हैं कि पिछले सालों में भारत सरकार का राजस्व घाटा कितना कम है, मान के चलो कि हम लोग थोड़ा सा और एनालाइज कर रहे हैं कि भैया 2020 में भारत सरकार की वित्तीय हालत खराब थी क्योंकि राजस्व घाटा बहुत ज्यादा था। सरकार लेकिन लगातार प्रयास कर रही है और सरकार लगातार प्रयास करते करते 2025 तक अपने राजस्व घाटे को कम कर रही है। लेकिन 2026 में क्या हुआ भैया, मोदी सरकार सारा काम ठीक कर रही थी, लेकिन योगी जी को पैसे देने के चक्कर में सरकार का खर्चा बढ़ गया। कौन सा खर्चा, राजस्व खर्च बढ़ गया। इस कारण से जो राजस्व घाटा है वो वापस से उछल गया। तो लोग बुराई करने लग जाएंगे कि मोदी जी तुमको तो बजट मैनेजमेंट करना नहीं आता, क्या केंद्र सरकार है, मामला ही मैनेज नहीं हो रहा, बेकार सरकार है, बेकार बजट है। वास्तव में साथियों इसमें मोदी सरकार की गलती नहीं है, बजट बनाने वाली गलती नहीं है। सरकार तो बजट को मैनेज कर रही है, लेकिन एक काम के चलते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को जो अनुदान दिया, उस खर्च के चलते एक साल में जो डेफिसिट हम लगातार कम कर रहे थे वो एकदम से बढ़ गई। इस कारण से जो आंकड़ों का अध्ययन करना था वो कठिन हो गया। तो सरकार ने सोचा एक काम करते हैं, हमारे देश के अंदर डेटा का एनालिसिस हम अच्छे से कर पाए, हम राजस्व घाटे को ठीक से समझ पाए, इसलिए हम राजस्व घाटे को अलग कर देते हैं और हम प्रभावी राजस्व घाटे को अलग कर देते हैं। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है। साथियों सिर्फ इतनी सी बात है कि जब हम रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे, तो रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार के ऐसे खर्च भी शामिल होंगे जो मोदी सरकार समय समय पर, कभी कभी 100 साल में एक बार, 10 साल में एक बार राज्यों के लिए कर रही है, जो कभी कभी हमारा डेटा बिगाड़ सकती है। अगर हम उस खर्च को ग्रांट्स फॉर दी कैपिटल फॉर्मेशन टू द स्टेट, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए केंद्र के द्वारा राज्य को दिया गया खर्च, अगर हम माइनस कर देंगे राजस्व घाटे में से, तो जो घाटा हमें देखने मिलेगा उसी का नाम होगा प्रभावी राजस्व घाटा। और साथियों जब प्रभावी राजस्व घाटे में हमने मोदी जी के इस खर्चे को बाहर ही कर दिया, तो इसके बढ़ने कम होने से हमारे डेटा या हमारे चार्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सरकार लगातार अपने घाटे को कम कर रही है, तो वो घाटे का जो चार्ट मैंने आपके सामने शो किया है वो ऐसे उछाल को प्रदर्शित नहीं करेगा और अभी भी 2026 में हमारे चार्ट में सरकार की हालत ठीक मानी जाएगी। हालांकि ये घाटे का चार्ट ऊपर जाएगा, लेकिन जब हम क्या निकालेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन वास्तव में रेवेन्यू डेफिसिट से अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का, क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव या उछाल वाला मामला है इसको समाहित कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। 100 बात की एक बात, लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्व घाटा ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। राजस्व घाटे में जो चीज राजस्व घाटे के एनालिसिस को बिगाड़ती है, केंद्र के द्वारा राज्य को दिया जाने वाला ग्रांट, उसको हटा दो। बाकी सारा का सारा अपना फॉर्मेट, अपनी आय व्यय का फॉर्मेट समझोगे, उसी को अपन कहेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। फॉर्मूला क्या है, राजस्व घाटा माइनस जो ग्रांट मोदी जी दे रहे हैं योगी जी को, उसको हटा दो और उसके बाद स्टडी करोगे तो उसे अपन बोलेंगे इफेक्टिव, जो हमें इफेक्टिवली हमारे चार्ट या डेटा को शो कर पाएगा, जिसको हम एनालाइज कर पाएंगे, उसे हम कहेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। तो मैं आशा करता हूं आपको मैंने 5 बातें बताई। सबसे पहला था राजस्व घाटा और उसी से बन रहा है प्रभावी राजस्व घाटा। दूसरा बताया राजकोषीय घाटा, उसी से बन रहा है प्राथमिक घाटा।
तीसरा बताया बजट घाटा। और एक और कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, बताइए पूंजीगत घाटा या कैपिटल डेफिसिट से क्या आशय है। तो साथियों वैसे तो ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी आ जाए तो सामान्य सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। घाटे का मतलब होता है व्यय माइनस आय, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। और कौन सा व्यय भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल इनकम, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय। इसी डेटा फॉर्मेशन को, इसी फॉर्मूले को हम पूंजीगत घाटा कहेंगे। तो मैं आशा कर रहा हूं आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आप लगातार, अभी तो आज हमने घाटों के बारे में पढ़ा है, पक्के से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में भी आएगा। ना केवल घाटा, अब हम कल बात करने वाले हैं घाटों के वित्तीयन के बारे में, हीनार प्रबंधन के बारे में, सरकार के फिस्कल मैनेजमेंट के बारे में। बार बार एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आते हैं और मेंस के लिए आने वाले टॉपिक बहुत आवश्यक हैं और डिटेलिंग के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो अगर आपको लगातार इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो भैया क्या काम करना है, रोज बताता हूं, करंट अफेयर्स अपडेटेड चैनल को छोड़ के नहीं जाना है। देवाशीष क्लासेस नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे, यहां पर कूपन कोड दिया गया है, अप्लाई करना, 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ना केवल मेरा लेक्चर बल्कि मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे। कॉम्बो ऑफर देखने मिल रहा है, देवाशीष सर के लेक्चर्स देखने मिलेंगे, स्टैटिक जीके देखने मिलेगा, आपको रोज करंट अफेयर्स का सेशन देखने मिलेगा, पीडीएफ देखने मिलेंगी। तो मल्टीपल चीजें आपके लिए, तो भैया एक्सेस करो, सारा काम देखो और जुड़े रहो हमारे प्लेटफॉर्म देवाशीष क्लासेस से। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।